नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कई दिन से हम मिल नहीं पाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो कि अब सॉल्व हो गए। आप लोगों ने कल टेस्ट दिया, उसका रिजल्ट भी मुझे बताना है। मैं लास्ट में वो रिजल्ट बताऊंगा। और डेली 30 थोड़ा सा ब्रेक हुआ, इसके लिए आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, आप लोग लगातार मुझसे पूछते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली 30 का इंतज़ार आपने किया। तो डेली 30 आज आपके सामने है। आज की तारीख है 22 जून 2020 और हम आज का डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का दिन है सोमवार और सोमवार को हम लोग डिस्कस करते हैं इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय का ये पहला एपिसोड है, जरूरत पड़ेगी तो आगे और एपिसोड इसमें आएंगे, क्योंकि ये एक वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 20 प्रश्न हम इसके देखेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के देखेंगे, जैसा कि रोज देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है। कौन था अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। तो अंग्रेजी शासन का जन्मदाता था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला ये प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था और भारत में अंग्रेजी शासन का इसको जन्मदाता माना जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय कौन था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में और 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड मैं इनके लोगों के नाम के आगे नहीं लगाता, लेकिन पेपर में पूछा जाता इसलिए मैं ऐसा मतलब लिख दिया गया है यहाँ, लेकिन मुझे लगाना पसंद नहीं है। कैसे लॉर्ड है, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, वो लॉर्ड नहीं हो सकते हमारे। तो क्लाइव बंगाल का गवर्नर था जब प्लासी का युद्ध हुआ था और ये 1767 से 69 तक, फिर आगे कौन रहा था ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 1767 से 69 तक, ये तो 57 की बात है, लेकिन कभी कभी 1767 और 57 में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो उस समय वेरेलेस्ट नाम था इसका, ये था वेरेल्स्ट, ऐसे लिखा जाता है, वेरेल्स्ट लिखा जाता है। तो 67 और 57 में कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यहां पर दिया हुआ है कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस को नहीं हेस्टिंग्स को बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो था, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, तो पहला गलत है। और दूसरा है कि हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, दूसरे स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट का देखिए की पॉइंट दिया हुआ है, आप इससे निकाल सकते हैं। 1774 में इसमें लिखा है मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जबकि ये मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी। ये उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि से समाप्त हुआ, ये दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ, प्रथम वाला जो था। और इसमें दिया है कि सूरत की संधि से ये समाप्त हुआ। इसमें आधा हिस्सा तो सही है इस स्टेटमेंट का, लेकिन जो आगे का हिस्सा दिया है सूरत की संधि, ये गलत है, क्योंकि ये सलवाई की संधि हुई थी, उससे समाप्त हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1780 से 84 के बीच में ये चला और इसका जो समाप्ति है, इसका जो अंत है वो मंगलौर की संधि से हुआ। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में हुई थी। अभी तक आपसे बार बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी। सन भी हो सकता है कहीं पूछा ही गया हो। तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और उस समय कौन था? हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी।
और 15 जनवरी सन 1784 की बात है, तो 15 जनवरी भी आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। और विलियम जोन्स ने ये कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और जो कोलकाता में फोर्ट विलियम था वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? कौन गवर्नर जनरल था जिसपे इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट आप पहले ध्यान रखिए कि ये हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और इसी से रिलेटेड है कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग लगाने वाला कौन था? बर्क। और किसके ऊपर लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? यही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है ये। जोनाथन डंकन ने की थी। याद रखिएगा 1781 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डंकन ने, 1781 में नहीं की थी, 1782 में की थी। 1781 ईस्वी में मदरसा जो था, प्रथम मदरसा कलकत्ता का जो था, उसकी स्थापना की गई थी। कब? 1781 में प्रथम मदरसा जो था कलकत्ता का, उसकी स्थापना हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। और 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना ये कहां पर की गई थी? बनारस में। बनारस वास्तव में बहुत अच्छा स्थान है और बनारस में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो धन्य हैं, ये पवित्र धरती है। तो जिन लोगों ने वहां पे जन्म लिया है वो अपने को खुशनसीब महसूस करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। वेलेजली को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है किसको? वेलेजली को। पहला स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है। क्या ये बात सही है? पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अब किसको माना जाता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये माना जाता है कॉर्नवालिस को। पहला स्टेटमेंट में अगर कॉर्नवालिस दिया होता तो वो सही होता। दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जिसने भारत में सहायक संधि जो व्यवस्था है उसको लागू किया था, तो ये वेलेजली था। सी ऑप्शन इसका सही है। वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, वो खुद को कहता था बंगाल का शेर। और सहायक संधि की पद्धति जो थी वो भारत में इसी ने लागू की थी, है ना। वैसे ये गवर्नर जो था फ्रांसीसी डुप्ले गवर्नर जो था, तो डुप्ले ने इसको इजाद किया था। और वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कॉर्नवालिस के काल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये सही बात नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वेलेजली जो था उसके काल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये वेलेजली, हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वारेन हेस्टिंग्स के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके काल में हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इसी के समय हुआ था। किसके समय में? अच्छा ये बताइएगा, क्या मैं वेलेजली जो बोल रहा हूं उसी के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो आपको बताना है ये कब हुआ था। तो इसको दोनों को बताइएगा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं सर जॉर्ज बारेलो के मध्य हुई थी। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के काल में पास हुआ था। मिंटो के काल में ही ये पास हुआ था। क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट देखिए, 25 अप्रैल 1809 को जो रणजीत सिंह ने संधि की थी, अमृतसर की संधि हुई थी, उस समय मिंटो था। कौन था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो प्रथम के नाम से ही जाना जाता है, तो वो था। और 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के समय
ही पास हुआ था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो इसी के समय में पास हुआ था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर मिंटो होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इस तरीके से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद सांगोली की संधि हुई? सांगोली की संधि कभी आपने सुनी है? सांगोली की जो संधि हुई थी, ये एक तो किस युद्ध के बाद हुई थी, ये पहले प्रश्न हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में ये संधि है, सांगोली की संधि, इसी युद्ध के बाद में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक था मार्क्विस हेस्टिंग्स, ये कोई अलग व्यक्ति है, हेस्टिंग्स का ये नाम है। और हेस्टिंग का कार्यकाल जो रहा है वो 1813 4 अक्टूबर से 1823 9 जनवरी तक ये रहा है। बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। और हेस्टिंग के कार्यकाल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और इसमें नेपाल के राजा थे अमर सिंह। अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नेपाल के राजा थे अमर सिंह और अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और 1816 में ये हेस्टिंग्स और गोरखों के बीच में संगौली की संधि हुई थी। तो एक तरफ हेस्टिंग थे और एक तरफ गोरखे थे, इनके बीच में हुई थी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी किसने किया था? हेस्टिंग्स ने ही किया था। मार्क्विस हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल ये था, इसने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और 1818 में हेस्टिंग ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1817 से 1818 ईस्वी में इसने पिंडारियों का दमन भी किया था। पिंडारियों का दमन भी इसने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? आपको बड़ा फैक्चुअल टॉपिक ये लग रहा होगा, बहुत फैक्चुअल प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 के 26 के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध के पश्चात यांडबू की संधि हुई थी। तो यांडबू की संधि का संबंध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कौन भारत का गवर्नर जनरल बना? कौन व्यक्ति था? यह था विलियम बेंटिक। 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से विलियम बेंटिक की नियुक्ति की गई थी। वो भारत आया था और 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल इसमें बनाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1828 से 1833 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर रहा 1828 से 1833 तक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्या यह सही है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बार बार लॉर्ड जो ये शब्द आ रहा है मुझे बड़ा खलता है, लेकिन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारी मजबूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पेपर में पूछा जाता है वो यही लिखा जाता है। तो जो विलियम बेंटिक है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। सती प्रथा 1829 में प्रतिबंध लगाने वाला जो व्यक्ति था सती प्रथा पर, वो भी यही था। शिशु वध पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था और इसी के कार्यकाल में देवी देवताओं को नरिबल देने की जो प्रथा थी उसका भी अंत किया गया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक भारत में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए विख्यात है। यह पहला स्टेटमेंट जो कि गलत है। क्यों गलत है अभी बता रहा हूं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल थापर को नियुक्त किया। विलियम बेंटिक ने जो ठगों के आतंक से निपटने के लिए नियुक्ति की थी वो कर्नल स्लीमैन की थी। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि आर्थिक नहीं, ये सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता? प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो है चार्ल्स मेटकॉफ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1835 से 1836 ईस्वी में ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था
1 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने जो इसने कार्य किया, कार्य करने वाला जो ये चार्ल्स था, इसने प्रेस पर नियंत्रण हटाने के लिए जो कोशिशें की, उसके लिए इसको जाना जाता है और इसको इसी कारण से प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये जो था ऑकलैंड के समय हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है वन लाइनर में। और 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत इसने कराई। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी इसने दी। और इसी के कार्यकाल में बंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई थी। मुंबई और मद्रास में, उस समय मुंबई बंबई हुआ करता था और मद्रास, यहाँ 2 जगह पे इसने क्या किया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, 1843 के एक्ट 7 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन ऑकलैंड के समय में हुआ। अब बताइए, ऑकलैंड के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? अलग से ये प्रश्न वैसे भी पूछा गया है, तो आपने वहां पर उत्तर पढ़ा होगा एलन, रिवाइज कर लीजिए इसको। ये एलन के द्वारा किया गया था, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि ऑकलैंड का कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक था। तो ये कार्यकाल डेट वाइज भले ही आपसे ना पूछा जाए, लेकिन 1835 से 1836 याद रहना चाहिए आपको। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न रहे गवर्नर जनरल और वायसराय पे। अब हमको देखने हैं 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में मौसोर जीवाश्म का पता लगाया है? किसका पता लगाया है? मौसोर के जीवाश्म का पता लगाया है। ये जो मौसोर है, ये है क्या? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मौसोर जो होता है, ये एक अंडा है जो ये जीवाश्म का पता इसने लगाया है। और मौसोर एक जलीय विलुप्त प्रजाति है जो पृथ्वी पर 82 से 66 मिलियन वर्ष पहले पाई जाती थी। ठीक है ना, 82 से 66 मिलियन वर्ष पहले पाई जाती थी। बहुत पुरानी बात है। और ये पहले विचरण करती थी पृथ्वी पर, लेकिन अब नहीं पाई जाती है। तो जो जीवाश्म का पता लगाया गया है, अंडे के तौर पर है। और ये जो वैज्ञानिक हैं, ये कहाँ के हैं? एक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है। कोरियाई मैं बोल गया गलती से, सॉरी, चिली। ठीक है ना, चिली के बारे में आप जानते होंगे। तो चिली में ये पता लगाया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चिली में पता लगाया गया है। चिली को आप जानते होंगे, अगर चिली नहीं जानते तो मिर्चे की अंग्रेजी क्या होती है? चिली ही होती है ना। और चिली कटर होता है ना। तो चिली जो है वो मिर्चे की आकार का ही विस्तृत देश है। और साउथ अमेरिका का जब आप मैप खोलेंगे महाद्वीप का, तो आपको ये दिख जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में, ये तो प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, $150 मिलियन बाजार पूंजीकरण स्तर को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी है जिसने $150 मिलियन बाजार पूंजीकरण का स्तर प्राप्त कर लिया है और ये भारत की पहली कंपनी बन गई है? ये है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना। धीरू भाई अंबानी इनके पिताजी, इन्होंने इसको स्थापित किया। 2 भाई, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी ने मेहनत की, यहां तक पहुंच गए। अनिल अंबानी थोड़ा सा बॉलीवुड की नायिकाओं की तरफ ज्यादा उनका रुख था। टीना मुनीम को वो चाहते थे, खैर उनसे शादी भी की। थोड़ा सा उन्होंने कम ध्यान दिया, आज वो बहुत कर्जे में डूबे हैं। आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बस कहने का मतलब ये है। और 20 जून 2020 को इसने ये स्तर प्राप्त किया है। ये डेट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और भारत में जो और कंपनियां हैं उनमें ये सबसे आगे निकल गई है। वैसे विश्व स्तर पर अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा किसकी पूंजी है, तो एक कंपनी है सऊदी अरामको, ये शीर्ष स्थान पर है पूंजीकरण के मामले में। सऊदी अरामको ये शीर्ष पे है। उसके बाद में एप्पल आती है, एप्पल आईफोन वाली। और फिर आती है माइक्रोसॉफ्ट, ये है बिल गेट्स वाली जिसका विंडोज हम यूज करते हैं। और फिर आती है अमेजॉन। अमेजॉन किसकी है? सबसे महंगे तलाक वाले व्यक्ति की, इसका नाम आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये क्रम है। वैसे भारत में प्रथम स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री ही हो गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकल सेल रोग लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है। मतलब जो सिकल सेल रोग होता है इसका संबंध लाल रक्त कोशिकाओं से होता है और ये एक वंशानुगत विकार है। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 19 जून को किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका आकार अर्धचंद हंसिया जैसा हो जाता है इसमें, है ना। सिकल, सिकल मतलब ये आकार होता है सिकल ना, अर्धचंद जो हंसिया होती है ना, जिसे काटते हैं, कोई फसल काटते हैं वो वाली हंसिया, और सब्जी भी काटने में काम आती है। तो इसके जैसा अर्धचंद्राकार हो जाता है कोशिकाओं का आकार, इसीलिए इसको इस बीमारी के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया था 2009 में। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी नागरकोइल तिरुवनंतपुरम रेलखंड विद्युतीकरण परियोजना की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? ये जो इतनी बड़ी रेलवे परियोजना विद्युतीकरण चल रही है तो इसकी कितनी लंबाई है? यह भी प्रस्तावित है, तो इसकी लंबाई है 349 किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सिंदूर नदी से हिरन नदी तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को खूब पूछती है ना। तो ये जो 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना है ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नौरदेही वन्य जीव अभ्यारण्य है, नौरदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से ये गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? कामाख्या जो मंदिर है ये कामाख्या देवी को समर्पित है, बिल्कुल सही है, और नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये विश्व का अकेला मंदिर है जहां पर ये जो पूजा होती है वो यौन की पूजा होती है। और अंबुबाची मेले का आयोजन कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में किया जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंबुबाची मेले का आयोजन कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नहीं किया जाता है, ये कामाख्या मंदिर परिसर में ही किया जाता है। कोविड-19 के मद्देनजर इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो आयोजन है ये इस बार नहीं होगा, पोस्टपोन किया जा रहा है। इस कारण से ये चर्चा में आया है, पूछा जा सकता है। तो केवल एक सही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, संगीत दिवस भी मनाया जाता है, और एक दिवस और है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये भी मनाया जाता है। उपर्युक्त सभी दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में और प्रश्नों को देखना है तो मॉर्निंग की जो हमारे मतलब डेली जीके की क्लास है, मॉर्निंग में तो नहीं आती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आज की वो यही क्लास थी, उसका मैं जो 9 प्रश्न है उसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, और उसको आप देख लेंगे तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी योग से संबंधित, जो योग दिवस से संबंधित है। शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य ने मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया? अभी एक राज्य है केरल, ये आप जानते हैं, कई चीजों में ये जाना जाता है, नमोनिवेश करता रहता है। तो इसने एक मनरेगा की तर्ज पर योजना चलाई थी। लेकिन अभी जो चर्चा में आया है वो आया है झारखंड, और झारखंड ने क्या किया है, ये सिटी के जो मजदूर हैं उनके लिए ये योजना चलाई है, शहरी गरीब जो लोग हैं। मनरेगा में वैसे 150 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी, लेकिन इसमें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। अगर 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलेगा तो झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15 दिन तक रोजगार न मिलने की स्थिति में अगर जॉब कार्ड बन गया है तो विफल अगर रहता है जो संस्थान है जो उसको देने के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसको भत्ता भी दिया जाएगा, है ना। ये भत्ता इसमें थोड़ा सा अलग प्रावधान है। हाल ही में भारत 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएनसी का एक गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के अलावा कौन सा अन्य देश इसके लिए नहीं चुना गया है? भारत चुना गया है, भारत के साथ 4 और देश चुने गए हैं, 5 इसमें ये सदस्य एक साथ चुने गए हैं। इनमें से कौन सा देश है जो अभी नहीं चुना गया है, ये आपको बताना है। ये जो देश है इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं
एक हमारी टीम की तरफ से आपके लिए सूचना है, बीओ का जो हमने पीटीसीओ सीरीज कार्यक्रम आपसे चर्चा की थी, बोला था हमने, तो वो स्टार्ट हो रहा है कल से। उसमें आपको कुछ गाइडेंस क्लासेस मिलेंगी, आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्लासेस वो नहीं होंगी लेकिन बहुत लाभकारी होंगी, इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा टॉपिकों का। और उसमें 10 आपको टेस्ट मिलेंगे जो नए बिल्कुल तैयार किए गए हैं, पेपर सेट किए गए हैं। और जो 7 मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया है यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहां पर दूंगा। और नवंबर से अगस्त तक का करंट अफेयर जनवरी से पहले स्टार्ट होगा, और उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको दिया जाएगा व्याख्या सहित। इस तरीके से ये कार्यक्रम केवल 499 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अगर इसमें रुचि रखते हैं, कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से, ले सकते हैं। या आपके कोई मित्र या आपके कोई जानने वाले परिवार के अगर उनको जरूरत है तो ये जो देश है कनाडा, कनाडा इसमें नहीं चुना गया है। और ये जो चुनाव हुआ है इसमें भारत की जो अवधि है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। ठीक हुआ ये 2020 से नहीं शुरू हुई। 2020 तो जितना खतरनाक रहा है, शायद भविष्य में अब इतना कुछ खतरनाक हो भी ना पाए, खैर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जो यूएनएससी है इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इसी में से ये जो चुनाव हुआ है, इनमें नॉर्वे, कीनिया और आयरलैंड और मैक्सिको, तो इसमें एक नॉर्वे हो जाता अगर कनाडा ना होता तो वो सही हो जाता। और साथ में भारत का चुनाव हुआ है, और इसमें थोड़े समय के लिए भारत अध्यक्ष भी बनेगा, क्योंकि वो अध्यक्ष का जो टर्म है वो ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। तो थोड़े समय के लिए भारत को अध्यक्ष का पद भी इसमें मिलेगा, ठीक है ना। और 1 महीने के लिए ये सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कनाडा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस। इस पे पीसीएस कई बार प्रश्न पूछ चुका है। यूपीपीएससी जो कमीशन है ये 20 जून को मनाता है, 20 जून को मनाया जाता है। और विश्व भर में जो शरणार्थियों की स्थिति है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, और 20 जून को तो मनाया ही जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो शरणार्थियों की दुर्दशा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। लोगों का, विश्व की एजेंसियों का ध्यान इस ओर, सरकारों का ध्यान इस ओर खींचना कि वो लोग इस पर कुछ कर सकें। और संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त जो है यूएनएचसीआर के रूप में जाना जाता है। शरणार्थी एजेंसी जो है यूएनआरए, उसको यूएनआरए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, इसको संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है। और ये बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन इस स्थिति में करती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है कल के टेस्ट के जो टॉपर्स हैं उनके नाम को जानने की, तो वो मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। पहले ही उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो नाम है, तो इस बार की जो टॉपर की लिस्ट है, टॉप 10 हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जो टॉप 10 में प्रथम स्थान है, ये सुबह तक जो मैंने देखा था, आज मैं सुबह लिस्ट नहीं बना सका, तो नेहा राजपूत उस समय टॉप कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। नेहा राजपूत जी का ये सेकंड पोजीशन है, और फर्स्ट पे आ गए आनंद सिंह। सुबह मैंने देखा था लेकिन ये लिस्ट में सेव नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्क्स केवल डिस्कस करने हैं। नेहा राजपूत पिछली बार की टॉपर थी। आनंद सिंह ने इस बार टॉप किया है, 75 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया इन्होंने, और 71 इनके करेक्ट हैं। ओनली 4 क्वेश्चन इनके इनकरेक्ट हैं। 93 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। नेहा के मार्क्स हैं 90। और थर्ड पोजीशन पर एज यूजुअल जो रहती हैं अधिकतर, मीना जी की रैंक हमेशा अच्छी रहती है, इन्होंने 89 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और फोर्थ पर हैं 88, और फोर्थ पर हैं सर्वजीत जी। फिफ्थ स्थान पर हैं 86 मार्क के साथ में रोहित कुमार और आशा, ये दो लोग, इन दोनों लोगों को फिफ्थ पोजीशन प्राप्त हुई है, रोहित कुमार और आशा जी को, दोनों लोगों को। दिलीप कुमार सिंह, दिलीप के सिंह जो हैं, इनको 81 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, और इनकी छठी रैंक है। और राकेश कुमार राव ये टॉप भी कर चुके हैं, और इनकी जो रैंक अभी है वो 7वीं है इस टेस्ट में। नितिन की और राकेश कुमार राव, इन दोनों लोगों की रैंक जो है वो 7वीं ही है, क्योंकि दोनों लोगों के मार्क्स इक्वल हैं, है ना। दोनों लोगों की ये 7th रैंक है। हरेंद्र कुमार अच्छे कैंडिडेट हैं, और इन्होंने 79 मार्क्स इस बार प्राप्त किए हैं, और इनकी जो रैंक है वो 8th रैंक है। गौरव जैन बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, इनकी जो रैंक है वो भी 8th ही रैंक है, और साथ में गीता साकी की भी रैंक 8th है। ये 3 लोग 8th रैंक पे हैं, सबको 79 मार्क्स मिले हैं।
और फिर 78 पर हम आते, हाँ पंकज कुमार भी 8th रैंक पे हैं क्योंकि इनको भी 79 मार्क्स ही मिले हैं। गौरी 78 मार्क्स के साथ 9th रैंक पे। कुसुमवती यादव ये टॉप 10 से बाहर होती ही नहीं है, इनका भी 9th रैंक आया है और 78 मार्क्स हैं। और अभिषेक वाजपेयी 77 मार्क्स के साथ में 10th पोजीशन पर हैं। और फिर आगे नीरज कुमार 11th रैंक है 76 मार्क्स। अक्षय जी हैं 73 मार्क्स और इनकी रैंक है 12th। ऐसे आगे एंड सो ऑन बहुत सारे लोग हैं, करीब 500-700 लोगों ने टेस्ट दिया। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो टॉप 10 में आए हैं। बाकी लोगों ने प्रयास किया इसके लिए उनको भी बधाई, क्योंकि आप जब प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन आपकी रैंक तो वैसे ही सुधर जाती है। इतने पेपर आप घर पे करके जाइए कि एग्जामिनेशन हॉल का पेपर आपको लगे तो घर से भी बहुत ही सरल है। और ऐसा काम तो हम घर पे रोज करते हैं, और जो काम आप रोज करते हैं वो आपको कठिन नहीं लगता। जैसे आप खाना खाते हैं घर पे, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत कठिन नहीं लगता। अरे खाना खाना है बहुत दिक्कत की बात है, ऐसा कभी लगा? नहीं लगा ना? तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम भी आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, आप ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार हमको देते रहें। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आती हैं तो लाइक का बटन आप दबा सकते हैं हमको प्रोत्साहित करने के लिए, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।